रोजमर्रा की जिंदगी में। दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मोदी और अमित शाह की मुश्किल में इजाफा, जासूसी मामले की जांच का मरकजी हुकूमत का फैसला। जासूसी की जांच के फैसले से बीजेपी बरहम, मोदी को निशाना बनाने की साजिश से किया ताबीर। गुजरात फसाद में मोदी को क्लीन चिट देने का मामला, एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जकिया की अर्जी पर फैसला आज। मध्य प्रदेश की प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में चार्जशीट दाखिल, 36 अफराद को बनाया गया मुलजिम। और दिल्ली के नामजद वजीर आला केजरीवाल ने कहा, ईमानदार अफसरों को अहम ओहदों पर किया जाएगा फायज। खबरें तफसील से। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत पर एक लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह पर इल्जामात लगते रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक न्यूज पोर्टल guleil.com ने इस सिलसिले में ताजा इंकशाफ किया था कि गुजरात पुलिस ने इस लड़की की जासूसी के लिए कर्नाटक पुलिस से भी राब्ता कायम किया था। मरकजी काबीना ने इस पूरे मामले की जांच का फैसला किया है। जासूसी के ताल्लुक से न्यूज पोर्टल ने मजीद 39 नए टेप्स जारी किए हैं। guleil.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में भी येडियुरप्पा के इख्तियार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। बीजेपी ने लड़की की जासूसी के मामले की जांच के मरकज के फैसले की नुक्ताचीनी की है। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। का दुरुपयोग करती है, कभी दुरुपयोग करती है अपने पावर का। वहां कमीशन ऑफ इंक्वायरी है। उस महिला ने, उसके परिवार ने आग्रह किया, हमें कोई शिकायत नहीं है, वो चाहते हैं जांच नहीं हो। इसके बावजूद शुद्ध राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कभी नहीं सीखती है। इमरजेंसी में पिटी है, बोफोर्स में पिटी है, बिहार में हुंकार रैली में इतने लोग मारे गए, इंडियन मुजाहिदीन के लोग सक्रिय हैं, वहां पर कोई जांच नहीं करती है। आप देख रहे हैं। जासूसी मामले की जांच के काबीना के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह काम पहले ही होना चाहिए था। बधाई केंद्र सरकार को, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि खुला उल्लंघन हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का और आईटी एक्ट का। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये आयोग जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा। कोबरा पोस्ट के साफी अनिरोध बहल ने कहा है कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्नूपिंग केस में जांच को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। यह सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक तरह से क्रिमिनल मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। भाई वो
जो भी एक कन्वर्सेशन में हुई है लोगों के बीच, वो हर एक चीज पूरा एक क्रिमिनल एक्ट है, वायलेशन है आपका। आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी के लिए तो फिर सर्वेलेंस क्यों हो रहा है, मतलब, और निजी मामले में क्यों जा रहे हो, और कर्नाटक तक में भी सर्वेलेंस हुआ है। तो ये ऐसा कहना बहुत हो गया, पॉलिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हमारी जो समझ है जो है कि ये क्रिमिनल, एक बेसिकली क्रिमिनल मैटर है, वो क्रिमिनली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। उधर गुजरात के मुअत्तल आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने कहा कि स्नोपिंग केस में जांच के बाद यह हकीकत सामने आ जाएगी कि किस तरह स्टेट मशीनरी का नरेंद्र मोदी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये सही दिशा में एक पहला कदम है, क्योंकि जो कुछ गुजरात में हो रहा है, जिस तरह से पूरी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो अगर लोगों के सामने लाना है तो इसके लिए तो पहला कदम है, तो अच्छी बात है। ये इसमें काफी सारी बातें बाहर आएंगी कि 2009 में किस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरा जो स्टेट मशीनरी का अब्यूज कैसे किया, किस तरह से पूरे एटीएस को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को किस तरह उनकी खुद की निजी एक जो मैटर थी उसके लिए कैसे पूरे तीनों इंस्टीट्यूशंस को अब्यूज किया, वो पूरा बाहर निकलेगा। इसमें किन अधिकारियों की क्या भूमिका थी, किस तरह से गलत डॉक्यूमेंट खड़े किए गए, क्योंकि काफी लोगों के फोन्स ऑब्जर्वेशन में रखे थे, तो उसके लिए जो परमिशंस सरकार से लेनी पड़ती है उसके लिए काफी गलत डॉक्यूमेंट्स खड़े किए हैं। स्टेट से बाहर भी कुछ परमिशंस के लिए यहां से चिट्ठियां भेजी गई थी, तो उसके अंदर भी गलत डॉक्यूमेंट्स खड़े किए। गुजरात के फिरकावाराना फसादात के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्जी पर आज अदालत को फैसला करना है। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में मोदी और उस वक्त हुकूमत में शामिल कई लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके खिलाफ जकिया जाफरी ने कानूनी चाराजोई की है। एसआईटी की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर अदालत आज फैसला सुना सकती है। याद रहे कि एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साल 2002 के फिरकावाराना फसाद के केस में नरेंद्र मोदी समेत 58 दीगर को क्लीन चिट दे दी थी। अदालत जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर फैसले को मुखर करती आई है। जारिया साल सितंबर में जकिया जाफरी की अर्जदाश्त पर मुद्दई और मुद्दा अलय के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने पहले फैसले को 28 अक्टूबर तक के लिए महफूज कर दिया था। उसके बाद 2 दिसंबर तक और फिर बाद में 26 दिसंबर तक के लिए फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। जकिया जाफरी एहसान जाफरी की बेवा हैं। याद रहे कि साल 2002 की फिरकावाराना फसादात में कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी का 69 दीगर अफराद के साथ अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया था। जकिया जाफरी ने मोदी और हुकूमत के दीगर अहम ओहदों पर फायज अफराद के खिलाफ फसादात की साजिश करने का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अदालत से दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फसादात की जांच के लिए एसआईटी की तश्कील की। एसआईटी ने मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के इल्जामात की रिपोर्ट गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को दाखिल कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी और दीगर के खिलाफ फसादात की साजिश के मुनासिब शवाहिद नहीं पाए गए हैं। एसआईटी के वकील ने अदालत के सामने साजिश के वाकयाती शवाहिद नहीं मिल पाने की दलील पेश की, तो जकिया जाफरी के वकील ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए असल मुजरिमों को बचाने का एसआईटी पर इल्जाम लगाया। याद रहे कि साल 2002 के फसादात में 1000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एसआईटी वकील ने तवक्को जताई है कि अदालत का फैसला नरेंद्र मोदी के हक में आएगा। उनका कहना है कि अगर अदालत ने जकिया की अर्जी को खारिज कर दिया तो वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है। Ultimately, if the evidence is found positive, in the trial also so many accused persons are let out. So what is that? This is all presumptive. So what is the option if the petition is rejected? What is the next step? She can go to High Court. Zakia can file High Court. If the order goes against her, she can go in 97 for revision. गुजरात कांग्रेस लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने गुजरात फसाद की जांच करने वाली एसआईटी पर मुलजमीन को बचाने का इल्जाम लगाया है। मोढवाडिया का कहना है कि राघवन की क़यादत में एसआईटी ने मुतासरीन को मुलजिम बनाने की कोशिश की। तरीके से जो एसआईटी के चीफ है राघवन, उनका रवैया रहा और जिस तरीके से उन्होंने जांच की उस पर बहुत ही संदेह सब लोगों को है
और सबसे ज्यादा तो जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रही थी और जो आर्ग्यूमेंट एसआईटी की ओर से बाहर आ रही थी, उसमें से तो ऐसा लगता था कि ये राघवन की जो एसआईटी है वो विक्टिम्स को आरोपी बनाने की बात थी। इतना गंदा आरोप एसआईटी विक्टिम्स पर लगाती थी कि दिल जल जाता था। और जिस तरीके से वो एक्यूज को डिफेंड कर रहे थे, उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो शायद इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा है। तो और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर अभिषेक मनु सिंह भी मीडिया से खिताब कर रहे हैं। बोलिए, पक्का बोलिए। लेट मी स्पीक। The appointment of a commission of inquiry must be seen in the context of three major issues. This is the intersection of three major issues. One, a constitutional functionary is involved, a chief minister of a state. Two, it involves a clear abuse of state machinery. It involves a use and abuse of state machinery for purposes not provided. And the third intersecting very important point is a clear, grievous invasion of privacy. In this context, the central government has clear powers under the Commission of Inquiry Act, and on that a commission has been appointed. It is of course regrettable that whenever Mr. Modi's name is involved in anything, the whole of the BJP, its senior to its junior-most leaders, start tilting at windmills. They see a suspicion lurking in every bush. For Mr. Modi, it becomes an issue of principle, and it is elevated to a federal principle. Whereas what it really involves is an inquiry into serious issues of privacy, of abuse of state machinery. आज आप देख रहे थे कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंह भी स्नोपिंग मामले पर गुजरात में जो एक लड़की की जासूसी का मामला है, उन्होंने कहा कि स्टेट मशीनरी का जो बीजा इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने इसका इल्जाम लगाया और उसकी तहकीकात कराने का भी मुतालबा किया है। और आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी को गोवा के पनाजी में होने वाली रैली में आने वालों से 5 रुपए फीस वसूल की जाएगी। इस रैली से वजारत उज़्मा के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी ने रैली में शिरकत करने वाले हर फर्द से 5 रुपए वसूल करने का फैसला किया है। गोवा के वज़ीर आला मनोहर पारिकर के मुताबिक इस रैली में 1.5 लाख लोगों के शरीक होने का इम्कान है। और आइए इस वक्त आरएस जमवार वकील एसआईटी मीडिया से बात कर रहे हैं जकिया जाफरी के इस मामले पर। ये वही मेरी है। समरी में उन्होंने ही मिहिर देसाई जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेंबर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. Recommendations are accepted. Now, as per Supreme Court order dated 12/9/2011, Supreme Court ने कहा कि now I release the investigation from our monitoring and now every step will be according to CRPC. So now it is open for complainant or their counsel go for according to CRPC either for revision or anything, whatever they like. Do you believe that the court's order now is a vindication of your own investigation? SIT impartiality has been confirmed.
But has the judge made any observation on the SIT's investigation? It must be in the order. I have not read it. He will supply copy after 15-20 minutes. It is about 350 pages. 350 pages order. I will have to study before answering your question. But which means that it has validated whatever SIT has done its investigation by accepting your closure report? That means no action against all the 63. Our recommendation was that there is no evidence in the field during investigation, no evidence surfaced. कोई भी हमारे पास ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसमें जो 63 आदमी का जो नाम कंप्लेंट में जाकिया जी ने दिया है किसी पर हम कोई क्रिमिनल एक्शन रिकमेंड कर सके, इसलिए क्लोजर किया One जाए. of the biggest allegations made against the SIT was that it is not acting impartially and that That is only criticism in the opposition. That is only criticism in the protest petition. When protest petition has been dismissed overall in entirety, then that allegation also goes. एक चीज सिंप्लीफाई करती है हाँ? अब जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट की जा चुकी है, क्या अब मोदी के सामने कोई मामला चल सकता है या नहीं? अगर ऊपर हाईकोर्ट से ये तो शुरुआत है. एक आज न्यायिक प्रक्रिया का एक आदेश आ गया जो मोदी एवं 62 जो उसमें अक्यूज नेम्ड है उनके फेवर में आया कि उन पर कोई ये कोर्ट जो कॉग्नियस ले सकती थी, उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता क्रिमिनल केस चलाने का. But for now it is a big relief for Narendra You may conclude it. It is your conclusion. I can't say, but no action, no criminal action as per request of Jakia. Now, if this order is set aside, something else is passed by higher courts. Who will check? But as of now कोई criminal केस इनिशिएट नहीं किया जा सकता. हाँ, अभी नहीं किया जा सकता. कंप्लेंट पे नहीं किया जा सकता. आपको याद होगा कि 9 केसेस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास दिया था एसआईटी के पास. 6 का जजमेंट हो चुका है जिसमें अपील पेंडिंग है. कोई भी अपील रिमांड हो सकता है. कुछ अगर नाम किसी गवाह में आया हो जिसको जज ने नहीं कंसिडर किया हो, अगर उसको समन करने का कोर्ट को अगर रिमांड पर ऑर्डर होता है तो दैट कैन बी डन. No, God knows till what age I will be able to serve. जमवार साहब, They may continue me as their lawyer. It is up to them. I am only to be engaged. जमवार साहब, आप एसआईटी के वकील हैं. आज की तारीख में मोदी के खिलाफ गुजरात में 2002 दंगों से रिलेटेड कोई भी केस एग्जिस्ट करता है? कोई भी नहीं रहा. अब कोई भी केस उन पर क्रिमिनल का नहीं रहा, क्रिमिनलिटी का. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस का अगर कोई ये जो कमीशन बैठी हुई है, ये कमीशन तो है, वो रिपोर्ट में क्या देती है? वो रिपोर्ट जो जाएगी नानावती शाह कमीशन, नानावती मेहता कमीशन, अब कहिए साथ तो नहीं रहे, नानावती मेहता कमीशन अगर गिल्टी करार देती है तो इट विल बी ओनली फैक्ट फाइंडिंग एडवाइस and that report will have to be placed before a state legislature as also central parliament. And if they again decide investigation and trial, that will be a long drawn battle. I can't forecast. Only two. Against two I had given, because Supreme Court also separately I had given report for Gondia and Tandon that they have committed lapses in their duty. For lapses government may see. लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा. Administrative होगा, service matter. There is no criminal case against any of these. At present, not on this complaint. Whatever are pending in the trial, Gondia Tandon, if they are facing in the No, I'm talking about this Jakia's complaint against Modi and others goes in vain. मोदी जी के बारे में आपका मुख्य आर्गुमेंट क्या दिए? अब ये तो आप कंक्लूड कर लीजिए. मोदी जी गिल्टी नहीं थे, उसके बारे में मुख्य आर्गुमेंट क्या दिया आपको? हमने रिकमेंड किया था. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किसी को भड़काया हो, कोई आदेश दिया हो कि इन लोगों को छूट दो. ऐसा कोई नहीं है. संजीव भट्ट के एलिगेशन संजीव भट्ट के एलिगेशन को हमने डिबेट किया है. आपने ओपन कोर्ट में मेरा सुना है. संजीव भट्ट इज नॉट रिलायबल. ओके, तो मतलब आपके इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर मान लिया तभी तो उनका रिजेक्ट हुआ, वरना हम रिजेक्ट हो जाते हैं. थैंक यू सर. जाकिया का जो पिटीशन रिजेक्ट हुआ उसको ग्राउंड किया क्या है? अब ये तो जनरल सेट कहना पड़ेगा. फैसले के बाद अदालत के बाहर मीडिया से खिताब करें तो 2002 गुजरात फसाद मामले में मोदी को जो क्लीन चिट दी गई थी, एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी. जकिया जाफरी की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया. साथ ही आरएस जमवार ने कहा कि अब इन पर कोई क्रिमिनल केस
नहीं बनता। और इस वक्त आई ले चलते हैं आरके राघवन मीडिया से बात कर रहे हैं, साबिक सरबराह SIT। So we need more morale, energy and enthusiasm, and definitely I bow down to the Supreme Court, and I'm sure they will guide us. Okay? So there was a lot of pressure because obviously the public opinion was against Mr. Modi. I have no idea. I am not about a public opinion. Okay? Thank you very much. Can you just elaborate on the adverse circumstances under which you carried I leave it to you. You know it very certain. Why should it come out of my mouth? You can guess. you have been the No. Sir, what kind of circumstances what kind of pressure was there when you started this investigation? There are so many forces affected by this investigation by an outsider like me. Naturally, I think some of them did not take kindly to my appointment because I'm outsider. I cannot be influenced. I cannot be persuaded to toe a particular line. So there were these moments of despair, and I said, God Almighty. I said two forces, the Supreme Court and the Almighty, which guided me, and I am grateful to them. So were you in some point of time under some kind of political pressure? I mean, I don't think anybody any political pressure, absolutely. And I must place on record both the Government of India, especially the Ministry of Home Affairs, and the Gujarat government cooperated with me. Whatever I wanted, they were able to give. For instance, we have got 2 or 3 IPS officers, serving IPS officers from other cadres, and I had to go to the Ministry of Home Affairs. The Home Secretaries were extremely forthcoming. They gave me the officers I wanted. That's a great thing. And again, in terms of logistic support, it was the Gujarat government that gave. So I had tremendous support from the Union Home Ministry in Delhi and the Gujarat government in getting what I wanted in terms of resources. And this helped me. I think that also contributed to my, I won't say success, I mean satisfaction, because I don't want to be immodest saying that I've done a great job. Not at all. The job is only half done. There are 3 more cases. I must place on record, the nation should know that we were given 9 cases by the Supreme Court. Most of them were partially investigated or they were taken to court. We have got conviction in 6 cases. 6 cases we got conviction. So many convicted to life. So many for long terms of sentence. So 6 cases is a kind of a record. 3 more cases, hopefully with some hard, honest work, we may be able to get success in those 3 cases. But I definitely look up to the Almighty, look up to the Supreme Court to help me. Thank you very much. अब देख रहे थे RS राघवन, साबिक चेयरमैन SIT, जो गुजरात के मामले पर मीडिया से बात कर रहे थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में प्री मेडिकल टेस्ट घोटाले में 36 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एसटीएफ ने इंदौर की अदालत में आज 25,000 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट दाखिल की है। व्यापार मंडल के साबिक कंट्रोलर को भी इस घोटाले में मुलजिम बनाया गया है। रियासत में मेडिकल तालीम के शोबे में इसे सबसे बड़ा घपला बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले इम्तिहानात के 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
ईटीवी की टीम ने कल रात शामली के मलिकपुर रिलीफ कैंप में गुजारी और कैंप के मुंतजमीन से हालात जानने की कोशिश की। इस कैंप में मुजफ्फरनगर फसाद के मुतासिरीन बरह लिए हुए हैं। कैंप मुंतजिम हाजी दिलशाद से बातचीत की ईटीवी नुमाइंदा उमेश ने। ईटीवी की टीम मलकपुर कैंप के एक और झुग्गी में मौजूद है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। इस भीषण सर्दी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस खुले आसमान के नीचे और धरती को ही बिछौना बनाकर देखिए आप किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। नींद आती है और सर्दी की वजह से ये नींद टूट जाती है, फिर जगते हैं, फिर सोते हैं, और जब ज्यादा सर्दी इनको सताने लगती है तो ये आग जलाकर जो इनके घर वाले हैं वहां पर जाकर के ये बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। हालात तो आप लोगों ने यहाँ खुद देख ही लिए हैं। ये कैसे बच्चे परेशान हैं, कैसे बड़े हैं, सर्दी कैसे कड़क की है। रही सरकार के बारे में मैं आपसे बता दूं, आज तक 3.5 महीने इस कैंप में लगे हुए न हो गए। 11 मरतबा यहाँ से कुल राशन आया और दूध था वो बीच में बंद हो गया था। अब 2.5 क्विंटल दूध आ रहा है, जिसमें 650-700 फैमिली यहाँ इस टाइम मौजूद है। बताओ 200 ग्राम दूध में एक आदमी चाय नहीं बना सकता। अपने 3-3, 4-4 बच्चों से तो कहां से प्यार लगा। तो ये हालात तो सरकार के हैं, सुविधा कर रही, क्या सुविधा कर रही। और जिस तरह से कुछ राजनेताओं ने बयानबाजियां की हैं, उससे यहाँ के लोग बेहद दुखी हैं और उन राजनेताओं से यही कह रहे हैं कि एक रात तो यहाँ पर आके गुजारिए। ये टीवी की टीम लगातार यहीं पर मौजूद है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन हम इनका दर्द जानने के लिए यहीं पर हैं। इनका कहना है कि क्या कोई राजनेता भी यहाँ पर एक रात गुजारेगा? अगर गुजारेगा तब मालूम होगा कि यहाँ रात गुजारने का 4 महीने से एक रात गुजारने का दर्द क्या होता है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मलकपुर कैंप, शामली। बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के कैंपों के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव के बयान की रियासती बीजेपी ने मजम्मत की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सूझबूझ से काम लिया होता तो मुजफ्फरनगर के फरकावाना फसादात को रोका जा सकता था। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने उनके इस स्टेटमेंट का खंडन पहले ही कर लिया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं हैं, अब कांग्रेस के लोग ये बताएं कि उनके हैं अथवा नहीं है। लेकिन राहत शिविरों में लोग दलगत आधार पर नहीं गए। जो वहां दंगा भी हुआ, वह दंगा यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूझबूझ के साथ काम किया होता तो इस बड़े हादसे से उस मुजफ्फरनगर को बचाया जा सकता था। और जहां तक राहत का सवाल है, तो राहत भी जो मिलनी चाहिए लोगों को, अथवा पीड़ित जो भी हैं इस सांप्रदायिक दंगे के, उनको भी जो सहायता सरकार के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन अब भी मुजफ्फरनगर और शामली के मुख्तलिफ कैंपों में हजारों की तादाद में मौजूद हैं। दहशत की वजह से ये लोग अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुजफ्फरनगर के लुई कैंप में मौजूद सैकड़ों मुतासरीन खानदान मौजूद हैं। इन मुतासरीन का हाल जानने की कोशिश की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। हम तो फुगाने के है जी। हम तो 8 तारीख के दंगे में निकले हुए हैं जी। तकरीबन 4 महीने हमें यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कम से कम 600-700 परिवार है जो सभी गांव के लगा गए। 500 परिवार तो फुगाने के है जी। जब से यहीं पे है जी कैंप में। कैंप के जो अभी बहुत सारे कैंप खत्म हो गए, बता रहे हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन लोई में अभी बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है? यहाँ से कोई नहीं गया जी। यहाँ से जो खेड़े में है, जोड़े में है, जो मुसलमानों का मौन में है जी, गया कोई कहीं नहीं। सब यहीं के ही है। एक भी झुग्गी यहाँ से नहीं उठी जी अब तक। सब यहीं पे है जी। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि और नाज़रीन आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात। आईपीएस अफसर संजीव भट्ट एसआईटी की जो रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई थी, जिस पर ज़किया जाफरी ने अर्जी दाखिल की थी, उस मामले पर संजीव भट्ट खिताब करें। माइंडेड ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस कंप्लीटली। तो अब देखो, मेरे ख्याल से आगे जो कंप्लेनेंट है और उनके साथ जो लोग हैं वो इसको आगे की कोर्ट्स में ले जाएंगे ताकि सच बाहर आए और जिन लोगों ने तब गुनाह किया था उनको